लेक्चर में हमने दो मॉडल को पढ़ा था। एक था बेल्जियम मॉडल और एक था श्रीलंका मॉडल। दोनों मॉडल में हमने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग का एक नेसेसिटी वहां पर आया था। ऐसी जरूरत आ गई थी जहां पावर शेयरिंग करना पड़ा था, लेकिन दो कंट्री ने एक ही प्रॉब्लम को दो तरह से सॉल्व करने का निर्णय लिया। एक कंट्री जहां वहां के लीडर साथ में बैठे, उनने डिसाइड किया कि हम साथ मिलकर पावर शेयरिंग करते हैं। एक कंट्री डिसाइड करती है कि नहीं, चूंकि वहां पे एक एथनिक ग्रुप मेजॉरिटी में है, उसी को रूल करना चाहिए, उसी के हिसाब से सारे डिसीजन होने चाहिए। आपने देखा कि दो कंट्री का परिणाम क्या हुआ। एक कंट्री जहां इस तरह का मॉडल हुआ, कॉम्प्लेक्स मॉडल था जैसे बेल्जियम में, लेकिन इतना सक्सेसफुल हुआ कि यूरोपियन यूनियन जब अपना हेडक्वार्टर चुनता है तो ब्रुसेल्स को चुनता है, वहां की कैपिटल को। श्रीलंका का क्या हाल होता है? श्रीलंका जो कि पहले से एक कह सकते हो कि इकोनॉमिकली अच्छी कंट्री थी, जहाँ पे हेल्थ केयर एजुकेशन पर काम अच्छा होता था, वहाँ ऐसी सिचुएशन आई कि लगभग 20-30 सालों तक वहाँ पर ग्रोथ ही नहीं हो पाया सही से। आप देखो सिविल वार 83 से 2009 तक चला। इतने सालों में वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर ना सही से इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाया, वहाँ पे पॉवर्टी बढ़ी, वहाँ के बहुत सारे चैलेंजेस हुए, कंट्री पर बहुत ज़्यादा डेब्ट बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें हुई। तो आपको समझना होगा कि एक एथनिक कम्युनिटी अगर अपने पास पावर कॉन्सेंट्रेट करना चाहे, उसका रिजल्ट कितना खराब हो सकता है। इसलिए पावर शेयरिंग जरूरत है। आपको भी समझ में आ रहा है कि पावर शेयरिंग की जरूरत है। एक सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में अगर हम रहते हैं, वहाँ पे कई सारे एथनिक ग्रुप रहते हैं, उनके अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, और इसी वजह से पावर शेयरिंग जो है वो क्या होता है, डिजायरेबल है, नेसेसिटी है। और इसके दो रीजन हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो इसके दो बड़े बड़े रीजन हैं। एक जिसको बोलते हैं हम लोग प्रूडेंशियल, और दूसरा बोलते हैं हम लोग मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्या है, उस पर आते हैं। मोरल रीजन तो आप पहले समझ रहे होंगे, जिसको हम लोग नैतिकता कहते हैं। तो नैतिकता के आधार पर कोई डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो एक मोरल रीजन है। प्रूडेंशियल रीजन को बोलते हैं युक्तिपूर्वक। इसमें क्या होता है कि हम नफा नुकसान सब देखकर कह सकते हो कि काफी रीजनिंग के साथ जो है एक डिसीजन लेते हैं, नफा नुकसान। और ये मोरल पे आधारित नहीं होता है, मोरालिटी पे आधारित नहीं होता है। यहाँ पर कंट्री का देखते हैं क्या नफा है क्या नुकसान है, इस पर डिसीजन लेते हैं। तो कह सकते हो कि पावर शेयरिंग के दो तरह के हैं। हम दोनों रीजन को समझते हैं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि ये कौन से जो हैं वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत जरूरी है, या इंडिया में इसे फॉलो होते हैं। आप देखो यहाँ पर प्रूडेंशियल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है? आपको पता है युक्तिपूरक, हिंदी में इसको युक्तिपूरक कहते हैं। और अगर आपको मैं डिफाइन करूँ तो ये नफा नुकसान देखकर, यानी क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, हाँ, एक कम्युनिटी को क्या फील होगा, दूसरी कम्युनिटी को क्या होगा, मतलब पूरा एक एनालिसिस करके उसके बाद डिसीजन लेते हैं, इसको बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। अब इसमें क्या है? तो पहली चीज ये है, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दो सोशल ग्रुप्स, या दो से ज्यादा सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाते हैं। आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन जब होगा तो कोई एक कम्युनिटी तो खुश हो जाएगी, लेकिन दूसरी कम्युनिटी क्या हो जाएगी, बहुत दुखी हो जाएगी। अगर उन पर ज्यादा अगर आप कहो कि ऑपरेशन हो जाए माइनॉरिटी कम्युनिटी पे, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। जब उनका रिस्पॉन्स होगा तो क्या मेजॉरिटी कम्युनिटी को हार्म नहीं होगा? बिल्कुल हार्म होगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे नफा नुकसान देखकर सिर्फ यहाँ पर माइनॉरिटी का नहीं है खतरा, मेजॉरिटी को भी है। क्योंकि अगर माइनॉरिटी ऑपरेस होगी तो माइनॉरिटी रिस्पॉन्ड करेगी और उसमें लड़ाई होगी, सिविल वार हो जाएगा। तो आप कह सकते हो, देखो एक पहला रीजन ये देखो आप कितने नफा और नुकसान दोनों देखकर। कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिविल वार ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वायलेंस तो होगा, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी सरकारें गिरेंगी, सरकारें अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगी। जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, अच्छा स्वास्थ्य, हाँ, अच्छा एजुकेशन, अच्छा साफ पानी, इन सब चीज़ों पर नहीं ध्यान होगी। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। मान लो अगर आप देखो कि इतने साल, अगर 30 साल मान लो लगभग अगर सिविल वार चला, 30 साल श्रीलंका को इतना प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें न जाने कितना आर्म्स जो एम्यूनेशन और ये पता नहीं कितनी चीज़ें खरीदी गई होंगी वो वार लड़ने के लिए, उसमें कितने पैसे खर्चे हुए होंगे, न जाने कितना पैसा लेना पड़ा होगा वर्ल्ड बैंक से। आपको पता है श्रीलंका पे जब डेप्ट हो गया था अभी चाइना से, उसको अपना हार्बर जो है वो रेंट वहाँ पे लीज पर देना पड़ा। तो अब देखो कि कंट्री को जब बहुत ज़्यादा लोन हो जाएगा उस पर, तो वहाँ की कह सकते हो डेवलपमेंट नहीं होगी, इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। कभी आप देखे होंगे
अभी अगर आप न्यूज़ पर देखते होंगे तो श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी भी चलती है। तो एक ये आप देख रहे हो कि आज कितने साल हो गए, आज करीब लगभग 40 साल होने को आ रहा है, 40 साल अभी नहीं हुआ है, लेकिन आप देखो कि कितना ज़्यादा वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, कितनी प्रॉब्लम्स आज भी हो रही हैं। यहाँ देखोगे इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ कंट्री। तो अब ऑब्वियस है कि जब दो कम्युनिटी ही लड़ जाएंगी तो वहाँ पे एकता का तो सवाल होता नहीं है। इंडिया में हम इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि हम कैसे भी करके यूनिटी का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, लोगों की इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, हर कम्युनिटी, हर इतनी ग्रुप, हर जो जितने भी ग्रुप्स में बटे हुए हैं लोग, सबकी अपनी डिमांड होती है। आदिवासी ट्राइबल्स की अपनी डिमांड है, हाँ, जो अपर मिडिल क्लास है उसकी कुछ अलग डिमांड है, कैपिटल जो हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी अलग डिमांड है। हम सबको जो है सबकी डिमांड को फुलफिल करते हैं, क्यों? ताकि यूनिटी बनी रहे कंट्री में, सबका जो चलता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हम इंडिया में फॉलो करते हैं कि कैसे भी करके इतनी डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद भी हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि यूनिटी बनी रहे कंट्री में। इसके बाद फोर्थ है इट नॉट जस्ट ऑपरेट्स द माइनॉरिटी बट इट आल्सो ब्रिंग्स द मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी। अभी इसकी बात कर भी लेते हैं कि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ माइनॉरिटी को ही प्रॉब्लम होती है, मेजॉरिटी को भी प्रॉब्लम होती है। जब इस तरह के डिसीजन जब हो जाएंगे मेजॉरिटेरियनिज्म, तो ऑब्वियस है कि माइनॉरिटी रिस्पॉन्ड करेगी, कई वहाँ पे मूवमेंट्स होंगे, हाँ, लड़ाई झगड़े होंगे। तो इससे क्या होगा, जो रोजमर्रा की ज़िंदगी जो जीते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग, उनको भी प्रॉब्लम होगी। मान लो आप कहीं जाते हो, ऑफिस जा रहे हो और वहाँ पे प्रोटेस्ट चलने लगे, तो आप वहाँ का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ से आप जा नहीं पाओगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं झेलना पड़ता, मेजॉरिटी को भी झेलना पड़ता है। तो ये एक आप देखो कि एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखो, इन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। यहाँ पे मैंने आपकी किताब में नहीं दिया था, मैंने एक्स्ट्रा डाला है कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत होता है कंट्री पे, जिस पर हम बात भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली सिविल वार होगा, पैसे लगेंगे, भाई लड़ाई झगड़ा होता है, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से लेंगे उनको आर्म फोर्स अब वो करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन देंगे, लोन लेना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये प्रूडेंशियल रीजन है। आप देखो इसमें नफा नुकसान देख के हो सकता है कि एक कम्युनिटी को हल्का सा दुखी करके, लेकिन दोनों साइड को बैलेंस किया जाता है कि हाँ चलो ठीक है, कैसे भी करके यूनिटी बनी रहे कंट्री की, कंट्री में ग्रोथ हो, ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। एक तो है, इसके बाद है मोरल रीजन। मोरल रीजन देखोगे तो इसमें आप देखोगे कि इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है? डेमोक्रेसी में तो आप देखोगे कि अगर लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है, हाँ, लोगों के लिए ही चुनी जाती है, ठीक है। तो जब इस तरह की डेमोक्रेसी है तो इसमें हर एक इंसान की देखा जाएगा, जो भी व्यक्ति है वहाँ पर, उनके जो भी विशेष हैं, उनकी जो भी डिमांड है, जो भी उनकी वॉइस है, जो भी उनकी ओपिनियन है, उन सबको हम ध्यान में रखते हैं। तो डेमोक्रेसी में तो यही होता है, हम किसी एक इंसान को भी, अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर इंसान है, वो बहुत छोटे ग्रुप से भी डिमांड करता है, उसकी शायद हो सकती है कि बहुत बड़ी वॉइस नहीं है, वो 10 ही लोग की एक ग्रुप है, हम उनको भी जो है इक्वल ट्रीट करते हैं। यही तो डेमोक्रेसी का कह सकते हो, ये जो कहते हैं लोकतंत्र की आत्मा, वो यही तो है। इसका अगर दूसरा रीजन समझें तो दूसरा रीजन क्या है? ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु टू लिव विद दिस इफेक्ट। मतलब डेमोक्रेसी में जो पावर की शेयरिंग होती है, हम उन्हीं के साथ करते हैं जो इस प्रयोग से प्रभावित हैं और जिनको इस प्रयोग के साथ रहना है। एक और चीज याद रखो, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न्ड। डेमोक्रेसी में यही तो होता है कि आप लोगों से पूछते हो। आप देखोगे कि जब चुनाव होता है तो आप देखोगे कि वो जाते हैं जनता के बीच में, उनकी राय लेते हैं, उनसे बात करते हैं, संवाद करते हैं, क्योंकि जब सरकारें चुनी जाती हैं तो वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही होती है, तो उनकी जो राय है वो बहुत मायने रखती है। तो जो आप देखोगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता आता है, लोगों की राय पूछता है और उनसे वादे करता है कि हम इस तरह के डिसीजन लेंगे, एक मैनिफेस्टो बनता है। तो ये डेमोक्रेसी में यही तो होता है। गुड गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। एक हर आदमी का एक छोटा सा स्टेक है कंट्री में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्टेक है, तो वो आते हैं साथ में मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखोगे बहुत सारे जैसे चर्चा होती है, चाय पे चर्चा, हाँ, प्रधानमंत्री ने किया तो क्या था, लोगों को एक साथ लाकर उनको भी महसूस कराया कि नहीं आपकी साझेदारी, आप देखो मन की बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं करके लोगों को बताते हैं कि आप जो हैं इस स्टेक में, जैसे अभी
आप कह सकते हो जो ये जो क्लीननेस ड्राइव चलती थी, लोगों को कहते नहीं आपको ये करना है, तो लोगों को कैसे भी महसूस कराते हैं कि आप इस सिस्टम के पार्ट हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये काम एक देखोगे कि ये भी होता है।